हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लीगलाइजेशन सर। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम दहेज प्रतिषेध अधिनियम पढ़ रहे थे, हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया था। यदि आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जैसे उसके बारे में इंट्रोडक्शन पूरा देखा था, कब लागू हुआ, कैसे आया, अन्य विधियों में उसका कहाँ कहाँ प्रावधान दिया गया है, ये सब हमने पार्ट 1 में देखा था, कवर कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में जो भी प्रावधान दिए गए हैं, तो उसको हम देखेंगे। इसमें देखें तो इसमें टोटल 10 सेक्शन दिए गए हैं, यानी 10 धाराएं इसमें बताई गई हैं, जिसमें अध्याय नहीं है, सिर्फ 10 धाराएं बताई गई हैं। तो यहाँ पर हम पूरे 10 धाराओं को कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961। उसके बाद देखते हैं जो हमारा धारा 1 है, वो क्या बात करता है। सेक्शन 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। अब यहाँ पर देखें तो जो संक्षिप्त नाम है इसका क्या है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। तो ये क्या हुआ, इसका संक्षिप्त नाम हो गया। और इसका विस्तार के बारे में देखें तो इसका विस्तार कहाँ है, संपूर्ण भारत में। लेकिन क्या हुआ कि जब 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर पहले लागू नहीं था, लेकिन जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर से लागू हो गया। कब से, 31 अक्टूबर 2019 से। तो कहाँ पे लागू हो गया, संपूर्ण भारत पर लागू हो गया। अब इस अधिनियम का प्रारंभ कब से हुआ, 1 जुलाई 1961। यानी कि इस अधिनियम तो बन गया, लेकिन इसका प्रारंभ कब हुआ, लागू कब हुआ, तो 1 जुलाई 1961 से यह लागू हुआ था। उसके बाद देखें सेक्शन 2 क्या बात करता है, दहेज की परिभाषा के बारे में। अब दहेज की परिभाषा क्या है कि ये दहेज के अंतर्गत क्या क्या आता है, क्या नहीं आता है, ये सब देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, कोई भी संपत्ति चाहे चल हो या अचल हो, या मूल्यवान कोई प्रतिभूति है, जो ज़मीन, जैसे कि ज़मीन के कोई कागज़ हो गया, चेक हो गया, आदि टाइप के मूल्यवान प्रतिभूति। और ये मूल्यवान प्रतिभूति ये बताई कहाँ गई है, जो आईपीसी का सेक्शन 30 है वहाँ पे बताई गई है मूल्यवान प्रतिभूति, जिसकी डेफिनेशन वहाँ पे बताई गई है। उसके बाद देखते हैं, विवाह के समय या विवाह के पूर्व या पश्चात किसी भी समय प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किसी भी एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार से मांगी गई हो या दी गई हो, वह दहेज के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर दहेज सिर्फ लेना गुनाह नहीं है, दहेज देना भी गुनाह है, यानी अपराध है, जिसके लिए आपको दंडित किया जा सकता है। अब यहाँ पे पक्षकार लिखा है, ये नहीं लिखा है कि लड़की वाले या लड़के वाले, ये सब नहीं लिखा है। अब एक पक्षकार कोई भी हो सकता है जो दहेज देगा या लेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, वो दहेज के अंतर्गत आएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 3 क्या बात करता है, दहेज लेने या देने के लिए शास्ति, यानी शास्ति का मतलब क्या है, पेनाल्टी, जो दंड दिया जाता है दहेज लेने या देने के लिए। तो क्या हुआ कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात, इस अधिनियम के पहले नहीं, इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात दहेज लेगा या देगा या दहेज लेने देने का दुष्प्रेरण करेगा, यानी कि उसको उकसाएगा, कोई बिचौलिया है या कोई ब्रोकर है जो दोनों में से किसी पक्षकार को, चाहे लड़की वाले हो चाहे लड़के वाले हो, दोनों में से किसी को दुष्प्रेरित करेगा कि सब दहेज ले रहे हैं, आप भी लीजिए ये सब, तो वहाँ पे क्या हुआ, उसको भी दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पे दंड की बात तो हो गई, लेकिन दंड मिलेगा कितना, तो कम से कम 5 वर्ष का कारावास, ये कम से कम की बात कर रहा है। अधिकतम कितना भी हो सकता है, जुर्माने से जो कम से कम 15,000 या दहेज की रकम तक जो भी अधिक हो। यानी कि यदि आपने 1.5 लाख रुपए का क्या किया है, दहेज लिया है, तो आपसे 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, ये ना कि 15,000 रुपये का। तो ये कम से कम कितना है, 15,000, ये दहेज की रकम तक जो भी अधिक हो उससे दंडित किया जाएगा। ये हो गया आपका दहेज लेने देने के लिए दंड। अब यहाँ पे एक बात और है कि यदि न्यायालय चाहे तो 5 वर्ष से कम का कभी कारावास दे सकता है,
लेकिन उसके क्या करना पड़ेगा, एक विशिष्ट कारण लेखबद्ध करना होगा कि वो 5 वर्ष से कम का कारावास क्यों दे रहा है उस व्यक्ति को। तो ये हो गया आपका दहेज लेने देने के लिए पेनाल्टी यानी दंड, धारा 3 में। अब देखते हैं इसके कुछ अपवाद हैं जो कब जोड़े गए थे, 1984 में जो संशोधन हुआ था तब ये कुछ प्रावधान जोड़े गए थे। वधू को विवाह के समय दी जाने वाली भेंट, यानी कि जो गिफ्ट दी जाती है वधू के विवाह के समय या फिर वर के विवाह के समय, यानी लड़के लड़की जो दोनों के शादी होती, जो विवाह होता है उस समय कोई भेंट दी जाती है और जो बिना मांगे दी गई हो, यानी कोई मांग ना की गई हो कि हमको ये चाहिए, बिना मांगे उनको दी जा रही है कोई गिफ्ट। तो वहाँ पे क्या हुआ, जो भेंट दी गई है यदि उसकी लिस्ट बनाई गई विधि के नियमों के अधीन, तो वहाँ पर क्या होगा, वह इसमें दहेज के अंतर्गत नहीं आएगा। अदरवाइज यदि उसकी लिस्ट नहीं बनाई गई है विधि के अंतर्गत, तो यदि या फिर उसकी मांग की गई हो तो वहाँ पर क्या होगा, दहेज के अंतर्गत आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये दहेज के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये हो गए आपके अपवाद। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या बात करता है, दहेज मांगने के लिए दंड। अब दहेज देने और लेने का बात तो हो गया, लेकिन उससे पहले अगर कोई दहेज मांगता है तो उसके लिए भी दंड है। अब मांग चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, किसी भी प्रकार से हो, उन दोनों में कम से कम 6 माह और अधिकतम 2 वर्ष तक का, यानी कि इसमें 6 माह तक का कारावास कम से कम, और अधिकतम कितना है, अधिकतम देखें तो 2 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपये तक जुर्माने से दंडित किया जाएगा। उसके बाद देखते हैं धारा 4A यानी कि 4A विज्ञापन पर पाबंदी लगाता है। कब जोड़ा गया था, ये 1986 के संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया था। विज्ञापन पर पाबंदी क्या है, मतलब कि ऐसा कि कोई अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता है, अपने लड़के का विवाह करना चाहता है और अखबार में देता है या समाचार पत्र में देता है कि जो इससे विवाह करेगा उसको एक कार मिलेगी, 6 लाख रुपए मिलेंगे, ऐसी कुछ न्यूज़ छपवाता है या विज्ञापन करवाता है, तो वो उसमें क्या होगा कि कम से कम 6 माह का और अधिकतम 5 साल तक का कारावास होगा और 15,000 रुपये जुर्माना लगेगा। अब विज्ञापन, यहाँ विज्ञापन किसी भी प्रकार से हो सकता है, या तो आप पर्चे छपवा दीजिए या पेपर में लिखवा दीजिए या टीवी न्यूज़ में कुछ करवा दीजिए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि विज्ञापन के अंतर्गत सभी आ जाएगा, तो जिसमें आपको 6 माह तक कम से कम और अधिकतम 5 वर्ष साल तक का कारावास और 15,000 रुपये तक का जुर्माना दिया जाएगा। परंतु यदि न्यायालय चाहे तो 6 माह से कम का कारावास भी दे सकता है, लेकिन उसका कारण लेखबद्ध करना होगा उसको, कि उसको न्यायालय को, कि वो 6 माह से कम का कारावास क्यों दे रहा है। ये हो गया आपका सेक्शन 4A। अब देखते हैं सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या कहता है कि दहेज लेने या देने के लिए किया गया करार शून्य है। अब किसी ने दहेज देने के लिए या फिर लेने के लिए ऐसा एग्रीमेंट किया कि हम जब विवाह करेंगे तो आपको 6 लाख देंगे या आपसे 6 लाख लेंगे, इस प्रकार का कोई अगर एग्रीमेंट किया जाता है तो क्या होता है, वॉइड होता है, शून्य होता है, प्रारंभ से ही वो शून्य होता है, उसको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है। तो ये हो गया आपका सेक्शन 5। अब सेक्शन 6 की बात करें तो सेक्शन 6 क्या कहता है, दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फ़ायदे के लिए होना। तो यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले दहेज जिस स्त्री के लिए दिया जाता है, यदि दहेज उससे भिन्न व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है तो यहाँ पे क्या हुआ कि यदि दहेज विवाह के पूर्व प्राप्त किया गया है, किसने प्राप्त किया है, जिस स्त्री के लिए दिया गया है उससे भिन्न कोई व्यक्ति प्राप्त करता है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि दहेज विवाह से पूर्व प्राप्त किया है तो विवाह की तारीख से 3 माह के भीतर, यदि विवाह के समय या विवाह के पश्चात, यानी कि जब विवाह हो रहा था उस समय पे या फिर विवाह के पश्चात प्राप्त किया है, तो यहाँ पे दहेज होगा। दहेज प्राप्ति की तारीख से 3 माह के भीतर, या यदि लड़की अवयस्क है यानी कि माइनर है, 18 वर्ष से कम आयु की है, तो वहाँ पे क्या होगा कि 18 वर्ष की आयु पूरी होने की तारीख से 3 माह के भीतर क्या किया जाएगा, उसको दहेज की जो रकम है उसको अंतरित किया जाएगा। उस समय के भीतर लड़की के नाम
किया जाएगा, यानी कि अंतरित किया जाएगा, या उस संपत्ति को उस स्त्री के फायदे के लिए न्यास के रूप में धारण करेगा, यानी कि जब जरूरत होगी उसको देगा, उस न्यास के रूप में या ट्रस्ट के रूप में उसके लिए धारण करेगा। तो ये हो गया आपका सेक्शन 6। अब इसका क्लॉज 2 देखते हैं। क्लॉज 2 क्या कहता है, यदि वह व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उसे 6 माह से 2 वर्ष तक की कारावास हो सकेगा, यानी कि कम से कम कितना, 6 माह और अधिक से अधिक 2 वर्ष का कारावास हो सकेगा, यदि वह उसको अंतरित नहीं करता है या उसके फायदे के लिए न्यास के रूप में धारण नहीं करता है। तो यहाँ पे और उसके बाद थर्ड देखते हैं, ये दहेज की संपत्ति प्राप्त करने से पहले ही वह स्त्री मर जाती है, यानी कि उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या होगा, महिला के जो वारिस हैं उस व्यक्ति को दहेज की संपत्ति लेने के हकदार होंगे, यानी कि जो उसके वारिस हैं, उसके बच्चे हैं, वो क्या होंगे, उस संपत्ति को लेने के हकदार होंगे, इंटाइटल होंगे। यदि उस महिला की मृत्यु अप्राकृतिक कारणों से विवाह के 7 वर्ष के भीतर हो जाती है। अप्राकृतिक कारणों से मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हिंसा करके या फिर क्रूरता किया गया हो जिससे उसकी मृत्यु हो गई हो, तो वहाँ पे क्या होगा, और यदि उसके बच्चे नहीं हैं तो वहाँ पे क्या होगा, वो संपत्ति जो है वो लड़की के माता पिता को मिलेगी, यानी कि जो स्त्री मर गई है उसके माता पिता को वो संपत्ति अंतरित हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं सेक्शन 7। सेक्शन 7 क्या बात करता है, अपराधों का संज्ञान, यानी कि अपराध का जो संज्ञान है दहेज से संबंधित वो कौन करेगा और कौन उसका ट्रायल करेगा। इसमें देखते हैं, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से नीचे के न्यायालय नहीं करेंगे। अर्थात इसका कहने का मतलब क्या है कि जो महानगर मजिस्ट्रेट है, ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सिर्फ यही विचारण कर सकते, उससे नीचे के न्यायालय इसका विचारण नहीं कर सकते हैं। इससे ऊपर कर सकते हैं लेकिन नीचे के नहीं कर सकते हैं। और इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान, यानी जो डाउरी से रिलेटेड जो भी अपराध हैं उसका संज्ञान किस आधार पर करेगी न्यायालय, तो यहाँ पर देखें, जो अपनी स्वयं की जानकारी पे, यानी कि न्यायालय को स्वयं जानकारी हो कि दहेज से संबंधित कोई मामला है तो स्वयं उसका ट्रायल कर सकता है, या पुलिस रिपोर्ट पे, यानी कि किसी ने शिकायत दर्ज कराई वो पुलिस रिपोर्ट और पुलिस ने पेश की तो उसके आधार पर क्या कर सकता है, अपराध का संज्ञान कर सकता है। या अपराध से व्यथित, यानी कि जो पीड़ित व्यक्ति है वो कर सकता है, या फिर ऐसे पीड़ित व्यक्ति के माता पिता या अन्य नातेदार यानी रिश्तेदार, या फिर मान्यता प्राप्त एनजीओ, यानी कि एनजीओ कौन है, जो मान्यता प्राप्त जो स्त्रियों के लिए हक के लिए लड़ाई करते हैं, लड़ते हैं, उनको हक दिलाते हैं, उनका अधिकार दिलाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो मान्यता प्राप्त एनजीओ है, संगठन है, उनकी शिकायत पर ये क्या कर सकता है, अब किसी अपराध का संज्ञान कर सकता है। ये क्या हुआ, अपराधों का संज्ञान हो गया। अब यहाँ पे आगे देखते हैं कि अपराधों का संज्ञान तथा अजमानती और असमनीय होना, यानी कि जो अपराध का संज्ञेय होना हो गया, अजमानती असमनीय, यानी कि बिना वारंट के क्या कर सकती है पुलिस, गिरफ्तार कर सकती है। क्यों, क्योंकि ये एक संज्ञेय मामला है, कॉग्निजिबल मामला है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पुलिस क्या कर सकती है, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। और दूसरा ये यहाँ अजमानती है, यानी कि गैर जमानती अपराध, इसमें क्या होगी कि जमानत नहीं होगी। इसमें अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वहाँ पे उसकी जमानत नहीं होगी, यानी उसका बेल नहीं होगा। उसके बाद थर्ड क्या है, असमनी, यानी कि असमनी के मतलब क्या होता है कि ये समझौता इसमें नहीं किया जा सकता। यदि अगर वहाँ पे केस पहुँच गया न्यायालय में तो क्या होगा, न्यायालय के निर्णय पर ही वो केस ख़त्म होगा, अदरवाइज यहाँ पे समझौता नहीं किया जा सकता है। उसके बाद सेक्शन 8A, सेक्शन 8A क्या बात करता है, सबूत का भार। अब सबूत का भार किस पे होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा कि जिस पर आरोप लगाया, यानी जिस पर चार्ज लगाया गया है उसी पर साबित करने का भार होता है। यानी अर्थात ए नाम का व्यक्ति है जो पीड़ित है स्त्री के पक्ष का, और कहता है कि जो स्त्री है उसका पति क्या करता है, क्रूरता करता है, दहेज की मांग करता है, तो यहाँ पर उसका आरोप लग गया किस पर, उसके पति पर। तो इसका सबूत का भार कहाँ पर होगा, उसके पति पर, कि उसने क्रूरता नहीं की है, तो ये सब उसको साबित करना होगा। उसके बाद दहेज प्रतिषेध अधिकारी
8B में राज्य सरकार जितना ठीक समझे, जितना चाहे उतना दहेज प्रतिशत अधिकारी नियुक्त कर सकेगी राज्य में। अब इसका काम क्या होता है कि लोगों को जागरूक करना कि दहेज ना लें, या फिर इससे संबंधित कुछ अवेयरनेस फैलाता है। उसके बाद है सेक्शन 9। सेक्शन 9 क्या कहते हैं कि नियम बनाने की शक्ति, यानी कि जो केंद्र सरकार है वो दहेज से संबंधित नियम बना सकेगी। और सेक्शन 10 में क्या है कि राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति, यानी कि राज्य सरकार के पास भी ये शक्ति होगी कि वह दहेज से संबंधित नियम बना सके, क्योंकि यह जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। कौन? आपराधिक विध। और अपराध से संबंधित जो भी, यानी कि जो अपराध है, जो दहेज भी क्या है, एक अपराध है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों क्या कर सकती हैं, नियम बना सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज का हमारा पूरा सेक्शन 10 तक हमने कवर कर लिया है किसका, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर। और हाँ, आपके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव पार्ट 1 आएगा, उसको आप ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।